तो हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए पैनल में मौजूद हैं जयंत मायंकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ेंगी प्रमिला निसर्गी, बीजेपी कर्नाटक बीजेपी की नेता, ब्रजेश कल्लप्पा हैं जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अलावा हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव हैं, सुप्रीम कोर्ट वकील, महेश तापसे हैं, प्रवक्ता एनसीपी। इस समय जो हिंसा देखी जा रही है कर्नाटका और महाराष्ट्र के सीमा पर, और हमने देखा कि कैसे बसों को निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, और ताज्जुब ये है कि ये दोनों राज्य जो हैं, इसमें इतनी राजनीति होनी नहीं चाहिए कि दोनों ही बीजेपी शासित राज्य हैं। इसके लिए हमने शरद पवार का बयान भी सुना। शरद पवार कह रहे हैं कि अगर ये मामला बढ़ता है तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार होंगे। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कैसे ये हिंसा रुकेगी? महेश तापसे मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। महेश तापसे प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हिंसा कर्नाटक में हो रही है, तो इसीलिए कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी है, कर्नाटक पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी कि लोगों को संभाले, लोगों को इस संदर्भ में शांति बनाए रखने के लिए बात करें। इस प्रकार का बयान अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री से आता है तो स्वाभाविक रूप से उसका कैडर, उसकी जनता किसी प्रकार का रिवोल्ट या रिएक्शन देने वाली है। ये मुझे लगता है कि जानबूझ के एक रिएक्शन बसवराज जी ने दिया, और उसके बाद एक फॉलो आउट जिसको बोलते हैं, ये जो हिंसा हुई उसका फॉलो आउट समय मंशा है। आप कह रहे हैं कि जानबूझकर उन्होंने ऐसा बयान दिया, क्यों? वो हिंसा चाहते हैं इस समय? मैं आपको वही कह रहा हूँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये जब मसला सुप्रीम कोर्ट में, एक्चुअली इसकी पार्श्वभूमि ये है कि ये 1947 से जब भारत आजाद हुआ तब तो ये मुंबई स्टेट में था। when India attained its freedom, Belgavi was part of Bombay state, Bombay provincial government का हिस्सा था। 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी, उसके तहत इसको कर्नाटक में डाला गया, लेकिन तभी से इसको महाराष्ट्र में डालना चाहिए, ये हमारी मांग थी। महाजन समिति जो 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उसके संदर्भ में महाराष्ट्र की एक मांग थी कि 1951 का पॉपुलेशन सेंसस को ग्राह्य धरा जाए। उन्होंने 1961 का दिया, और वो जो उनका जो कमीशन के फाइंडिंग्स थे उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होना बाकी है। उसके फाइंडिंग्स को, जो कमीशन की जो फाइंडिंग्स थे, उसको महाराष्ट्र सरकार ने नहीं माना। वसंतराव नाईक जी की सरकार थी, उस सरकार ने नहीं माना। और ये सरकार की बात नहीं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं महाराष्ट्र में, सभी ने हमेशा बेलगांव में रहने वाले मराठी भाइयों के संदर्भ में अपनी भूमिका रखी, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन यहाँ पे झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन अभी इतनी हिंसा यहाँ पर देखी नहीं गई पहले। तो अभी जो ये हिंसा हो रही है, हाँ, राज्य में अलग भाषा के, अलग प्रांत के लोग रहते हैं, तो उनके उस चीज को सम्मान करना चाहिए। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, जिसमें लोग जो है सबसे ज्यादा सुप्रीम है। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको चुनौती कहाँ से मिल रही है? प्रमिला निसर्गी हमारे साथ जुड़ गई है, कर्नाटक बीजेपी की नेता। तो ये झगड़ा पुराना है, लेकिन इस समय जो झगड़ा चल रहा है उसकी जिम्मेदारी किस पे होती है, क्योंकि हिंसा जो है वो कर्नाटक में हो रही है? प्रमिला जी। कर्नाटक में नहीं हो रहा है, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। वो शुरू किया केस, उसने सुप्रीम कोर्ट ने डाला है, हमने नहीं डाला है। हम एक्सेप्ट किया, महाजन वर्दी को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों लोग, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों लोग अग्रीमेंट करके सौंप दिया डिसीजन देने के लिए। दोनों के उनके एविडेंस सुना के उसको महाजन वर्दी ने अब रिपोर्ट दिया है। इसमें क्या गलत है? वो महाजन वर्दी एक्सेप्ट होने के बाद हम एक बार एक्सेप्ट करके महाजन जजमेंट दो करके हम दोनों लोग, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों लिख के दिया। उसके बाद महाजन कमेटी ने वो सुप्रीम कोर्ट जज से वो निर्णय दिया है। बेलगाम हमारा है, कर्नाटक का है, हमारा लोग ज्यादा है यहाँ पर, महाराष्ट्र में नहीं। जो इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों गांव हैं प्रमिला जी, जो कि मराठी स्पीकिंग गांव हैं, तो क्या उनको एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनकी जो उनके सेंटिमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखना जरूरी नहीं है? क्या जरूरी है माँ? मैं बोल रही हूँ, महाराष्ट्र बोलने वाले कितने लोग हैं? कर्नाटक में ज्यादा लोग, बेलगांव में कर्नाटक ये 814 गांव हैं, 7000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है माँ। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट
सारा लेके निपानी ये सब लेके इसका पॉपुलेशन इसका क्या है इसको लेके वो क्या है, एक एक गांव के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को लेता है, ये डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं कर्नाटक कन्नड़ी बोलने वाले उसको सुन रहे हैं, इसमें क्या गलत है। अब जो देखिए ना वो महाराष्ट्र में कन्नड़ के लोग सोलापुर में है और बॉर्डर लोग में है, उनको कैसा देख रहे हैं महाराष्ट्र के लोग। आप बेलगांव लोगों को वो महाराष्ट्र को सौंप के वो भी सफर करना है क्या, ये कुछ भी नहीं होता है। बेलगाम आज अब अच्छा चल रहा है, हमारा गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, ये इसके अलावा क्या करना है। महाराष्ट्र का कुछ भी नहीं है। ये झगड़ा जो है वो शुरू क्यों हुआ फिर? इस समय में सब कुछ अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। आशुतोष श्रीवास्तव, प्रमिला जी आऊंगी आपके पास वापस, सब लोगों को एक बार अपने अपने मत रखने का समय दे दूं। आशुतोष श्रीवास्तव, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, ये मामला कोर्ट में है। प्रमिला जी कह रही हैं कि ये शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र ने की है, हिंसा की भी शुरुआत की है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा चल रहा है। झगड़ा तो पुराना है, इस समय इसमें जो इतनी तेजी आई है और जो सियासत इसमें हो रही है, जबकि दोनों राज्य बीजेपी शासित हैं, तो इस समय क्या वजह देख रहे हैं आप इसकी? देखिए, हमने देखा है कि जब इलेक्शंस नियर होते हैं, आने वाले होते हैं, तो इस तरह के पहली बार नहीं, पहले भी हमने देखा कि इस तरह के इश्यूज आए हैं और अभी भी देखिए इलेक्शंस पेंडिंग है, तो ये सारी मुद्दों को जो है उठाना ये बहुत आम सी बात है। लेकिन अगर लीगलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 में, उसको बनाया गया था जब इंडिया आजाद हुआ था, और जो महाराष्ट्र है उसकी जो बाउंड्रीज है वो तय हुई थी एक्चुअली 1960 में, फर्स्ट में 1960 में, जबकि कर्नाटका का बाउंड्रीज जो है वो सेट हो गया था 1957 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब ये जो महाराष्ट्र को लगा कि जो कुछ जो विलेजेस हैं, कुछ 800 के ऊपर जो विलेजेस हैं वो मराठी स्पीकिंग विलेजेस हैं, और उसको जो है गलत तरीके से या गलती से जो है महाराष्ट्र में सदर्न पार्ट जो महाराष्ट्र का है वो उसमें आना चाहिए था, जबकि वो कर्नाटका में जो है वो चला गया है। तो ये इशू बहुत टाइम से चलता रहा, और जैसा हम जानते हैं 1966 में जो है जो उस समय के जो चीफ जस्टिस रहे थे महाजन साहब, उनके कमीशन में इस पे पूरा सर्वे हुआ, एक पूरी रिपोर्ट बनाई गई, और उन्होंने सजेस्ट किया था उनकी कमीशन ने कि कुछ एरियाज जो हैं वो कर्नाटका से महाराष्ट्र में आए और कुछ जो पोर्शन है महाराष्ट्र का वो कर्नाटका में जाए। इस तरह कर्नाटका सरकार कर रही है, आपको लग रहा है कि वो इस महाजन कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उनके अनुसार हो रहा है? देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी देखिए जब 2004 में जब केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस सारे एस्पेक्ट को देख रहा है जो प्रोविजंस हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, कि उसमें क्या उसके हिसाब से क्या सही होना चाहिए या कुछ अमेंडमेंट की उसके अंदर जरूरत है, जिसके हिसाब से जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं या वो उनके लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, उनका कल्चर क्या है, वो किस तरह से जो है कहाँ का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, इन सारी बातों को देखते हुए इस पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। जबकि कर्नाटका जो है वो इस चीज को लेके चल रहा है आर्टिकल 3 को, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है या नहीं है, या सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है इस मैटर को डिसाइड करने के लिए। तो ब्रजेश जी, आपकी क्या सोच है इसके ऊपर? महाजन कमेटी की जो भी सिफारिशें थी, जैसे अभी प्रमिला जी कह रही थी कि हमने तो उन बातों को माना है, पर अभी जब बसवराज बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ गांव कर्नाटक में शामिल होंगे, तो इस बयान से एक नई सियासत और नया हंगामा शुरू हो गया। ब्रजेश कलप्पा, देखिए ऐसा है दैट पहली बात यह है कि महाजन कमेटी का रिपोर्ट जो है वो 60 के दशक में वो स्वीकार हो गया था, और उस समय में जो उन्होंने लिया था वो सेंसस ऑफ 1881 था। 1881 का सेंसस के मुताबिक 62% ऑफ बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कन्नड़ा बोलते थे और 26% मराठी बोलते थे। तो 1881 का ब्रिटिश राज ने जो सेंसस किया है उसके मुताबिक 62% एंड 26% वाज द रेशियो, और उसी के हिसाब से उन्होंने इस रीजन्स को कर्नाटका के द्वारा कर्नाटका को दे दिया है। अब बात यह है कि आजकल यानी कि हम हैं 2022 में, 2022 में ये
लैंग्वेज इज नॉट एन इश्यू, क्योंकि आजकल जो है आप देखते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दोनों हिंदी बोलते हैं, लेकिन उत्तराखंड अलग हो गया। अब झारखंड और बिहार दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, फिर भी ये अलग हो गया। अब भाषा जो है दैट इज नॉट एनी मोर द पैरामीटर फॉर द डिवीजन ऑफ स्टेट्स। आजकल देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही तेलुगु ही बोलते हैं, लेकिन अब वो हो गया। अब इश्यू इज 2004 से मैटर चल रहा है अब, लेकिन अब जो हिंसा हो रही है आपको लग रहा है इस समय ये हिंसा क्यों, या ये बसवराज बोम्मई का बयान को कैसे देखते हैं? आपकी महाराष्ट्र के गांव जो हैं वो कर्नाटक में शामिल होंगे, फिर वहां के 2 मंत्री वहां जा रहे थे और उनको जिस तरह रोका गया कन्नड़ संगठनों द्वारा, उसने एक नई हिंसा या एक नया विवाद खड़ा किया। तो ये सब जो हो रहा है इस समय, जैसा कि अभी आशुतोष जी भी कह रहे थे कि चुनाव होने वाले हैं और इसको देखकर इसे हवा दी जा रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, क्योंकि बीजेपी का जो इमेज है कर्नाटका में वो काफी डाउन है और काफी लोग सोचते हैं कि बीजेपी जो है वो कन्नड़ा का प्रोटेक्शन नहीं किया है, कन्नड़ा लैंग्वेज का। तो इसी बहाने वो ये चला रहे हैं कि भाई देखिए हम जो इतना जबरदस्त फाइट कर रहे हैं, एक बात है। तो मतलब और दूसरी बात ये कन्नड़ नेशनलिज्म जो है, एक भाषाई जो प्राइड होती है, उसको हवा दी जा रही है। दूसरी बात है कि शिंदे साहब का भी काफी वहां मुश्किल चल रही है, और वहां पे क्योंकि वो हाल ही में जो बाई इलेक्शन थे वो भी हार गए, तो इस वजह से दोनों मिलकर के ये खेल जो है वो यही तो दिखाना चाहते हैं। शिंदे साहब और बोम्मई साहब दोनों मिलकर, क्या ये फ्रेंडली मैच है? जयंत मायंकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। जयंत जी, 100% फ्रेंडली मैच है, लेकिन नगमा अभी जो बोले उन्होंने बहुत हद तक सही कहा। मुझे इसमें यही कहना है कि बिल्कुल 1960 का महाजन रिपोर्ट, उसके ऊपर 2004, ये सभी बातें सही है। लेकिन मैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स 35 साल से कवर कर रहा हूं एज ए रिपोर्टर। आज तक किसी भी एक साथ 100 गांव में हमको महाराष्ट्र से कर्नाटका में जाना है, या हमको महाराष्ट्र से गुजरात में जाना है, या हमको महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और तेलंगाना में जाना है, एक साथ 4 राज्यों में मिलके जो डिमांड महाराष्ट्र में मैंने पहली बार देखी 35 साल में, मुझे इसके पीछे बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी लगती है। इसके देखिए कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये चारों स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय, नॉट टू फॉरगेट, बीजेपी। और यहां अगर केंद्र सेंट्रल का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ बीजेपी, साथ में तेलंगाना का भी नाम लिया। अब एक साथ ऐसी नौबत क्या आ गई मुझे समझ रहा नहीं है इस महाराष्ट्र में, विच इज द लीडिंग मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट। मैं यहां कोई भी ऐसा एखादा शॉविनिस्टिक अप्रोच नहीं रखता हूं। आई एग्री विद द लॉयर हु सेड एनीबॉडी कैन गो टू एनी स्टेट। आई एग्री, मैं भी एक मुंबई में रहता हूं, तो पूरा शॉविनिस्टिक वैसा मेरा अप्रोच बिल्कुल नहीं है। बट स्टिल द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट हैज हैपेंड कि एक साथ एकदम 4 स्टेट्स को के हम जाना चाहते, तो इज इट हैज बीन डन आउट, हैज बीन वर्कड आउट बाय बीजेपी विद सम यूटेरियर मोटिव्स? ये इसके लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ना कर्नाटका में सिर्फ इलेक्शन है, यहां की भी पोजीशन नगमा आप जानती है कितनी शेकी है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कभी भी आ सकता है जो इनके खिलाफ रह सकता है, ऐसे इंडिकेशन सभी ओर से है। तो क्या कुछ एक ऐसा वेक्स्ड इशू 1960 का वेक्स्ड इशू निकाल के हमने किया, या तो इसके ऊपर जो बीजेपी की हरदम की परंपरा है कि हिंसा करो और अपनी सीट पक्की करो, क्या ये तो नहीं हो रहा है? क्या ये हो रहा है? मैं आपके पास वापस आऊंगी, पर एक छोटा सा जवाब ले लूं महेश तापसे जी से, प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़े हैं। आपने सुना जो जयंत जी कह रहे हैं, महेश तापसे, क्या ये हो रहा है? क्या बीजेपी ये कर रही है? जयंत मायंकर जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका काफी गहरा अनुभव इस महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है। सो देयर डेफिनेटली सीम्स टू बी अ पैटर्न एंड अ डिजाइन कि 4 स्टेट में इस प्रकार से जहां पे एक ही विचार की सरकार है, केंद्र में एक विचार की सरकार है, और बॉर्डरिंग का मतलब मुझे नहीं याद 1960 से लेकर 2022 तक, मतलब नवंबर तक किसी ने भी शायद महाराष्ट्र छोड़ने की बात नहीं की। उल्टा
महाराष्ट्र में लोग अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, चाहे नॉर्थ का बेल्ट हो या साउथ का कुछ बेल्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में मुंबई में आके रहना चाह रहे हैं। ये जो बेलगावी का प्रश्न है, मैं अपने वकील कलप्पा जी से कहना चाहूंगा कि उस समय जो सेंसस महाजन समिति ने लिया वो 1961 का लिया था। आक्षेप महाराष्ट्र का ये था कि वहां पे 1951 का सेंसस लेना चाहिए था। दूसरी और महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है कि बेलगांव का समावेश बॉम्बे स्टेट में आफ्टर इंडिपेंडेंस बिफोर 1960 एंड बिटवीन 1947 to 1960 Belgaum was part of Maharashtra provincial government. It was part of Maharashtra state. सो इसीलिए जब बाइफर्केशन हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जब बाइफर्केशन हुआ, तभी से लेके बेलगांव की जनता को लगता है कि उन पर अन्याय हुआ। महाराष्ट्र में अब स्वाभाविक रूप से जिस राज्य के लोग किसी और राज्य में होंगे तो वहां के भी लोग उनके लिए बात करेंगे। अगर कर्नाटक का कोई अगर मुंबई में रहता है और उसे अगर कुछ लगता है तो स्वाभाविक रूप से कर्नाटक के नेता उनकी सराहना करेंगे। तो ये कितने दिन तक इस मामले को भड़काया जाएगा और ये कन्नड़ और मराठी झगड़ा जो है ये कैसे शुरू हुआ, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका अब क्या हो सकती है? और जैसे संजय राउत कह रहे हैं कि सरकार कायर है क्योंकि पहले भी ये विवाद हुआ था लेकिन शिवसेना ने इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला था। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और क्या प्रधानमंत्री मोदी इसमें दखलंदाजी करेंगे? दोनों राज्य बीजेपी शासित हैं और ये मांग आई है ठाकरे की तरफ से। आदित्य ठाकरे ने भी अपने बयान दिया, इसके पहले उद्धव ठाकरे ने बात कही कि प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए इसमें। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं इस चर्चा पे। हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे विवाद की। जो विवाद बहुत पुराना है लेकिन इसको इस राजनीतिक माहौल में एक नई हवा दी गई है और कई तरह के इस पर बयान आ रहे हैं। एनसीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है महेश तापसे। महेश तापसे जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहती हूँ और संजय राउत के इस बयान पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। जब वो कह रहे हैं कि ये जो दो नेता वहां जा रहे थे वो दरअसल वो कायर हैं और पहले भी ये सब कुछ चलता रहा, ये झंझट चलता रहा, लेकिन शिवसेना ने इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखा था जो कि अब नहीं हो रहा है। तो क्या किस कायरता की वो बात कर रहे हैं? और कह रहे हैं संजय राउत जो हैं उन्होंने कहा कि पाटिल और देसाई कायर हैं और बीजेपी सरकार पर वो जमकर हमला बोल रहे हैं। वास्तविक जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज जी ने महाराष्ट्र के कुछ गांवों के संदर्भ में, अक्कलकोट के संदर्भ में और सांगली जिले के जत तालुका के संदर्भ में कुछ बयानबाजी की, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2 मंत्रियों को डेपुटेशन में ऐसा दिया कि उन्होंने जाके कर्नाटक का जो सीमा परिसर है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के गांव है, वहां पे जाके लोगों से बात करें और अपनी सरकार की भूमिका कर्नाटक सरकार के सामने स्पष्ट करें। कर्नाटक सरकार ने कौन से प्रायोजन के तहत इस प्रकार की घोषणा की, इसके बारे में हमें आज कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ दोनों जगह एक ही सरकार है, एक ही विचार की सरकार है। तो वहां पे 2 मंत्रियों की नियुक्ति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने की और उन्हें कहा कि आप वहां पे जाइए, लेकिन दोनों ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो मंत्री थे जिनको ये जिम्मेदारी दी थी कि कर्नाटक सरकार से जाके बात करें, बेलगांव में जाके लोगों से बात करें, उन्होंने पहले तो 3 दिसंबर की बात करी, उसके बाद 6 दिसंबर को बोला हम जाएंगे और 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के निमित्त में हम नहीं जा सकते, ऐसा उन्होंने कहा। आज 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर होने जा रही है, 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के ये 2 मंत्री कब कर्नाटक जाएंगे, कब बात रखेंगे, कब वहां के सीएम से बात करेंगे, कब शांति का प्रस्ताव पूछ रही हूँ कि जैसा संजय राउत कह रहे हैं कि ये बहुत लंबे समय से चल रहा था और ये जो विवाद है, बीजेपी सरकार इस मुद्दे को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर रही है। शिवसेना दशकों पहले कर्नाटक के साथ पैदा हुए इस सीमा विवाद के बाद से मुंहतोड़ जवाब देती रही है। प्रमिला नेसर्गी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बल्कि शरद पवार ने भी कहा है कि हिंसा के लिए कर्नाटक सरकार ही जिम्मेदार होगी। कैसे हो सकता है? उनको मालूम होना कौन ये बस, हमारा बस कर्नाटक का बस महाराष्ट्र में क्या हुआ, उन लोगों को बस में क्या हुआ, वो बस को स्टॉप में किसने किया? महाराष्ट्र में किया और हमने किया। उनको मालूम होना शरद पवार जी को क्या बोल रहे हैं। महाजन कमेटी वर्दी सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक का नहीं, कासरगोड, मलयालम, वो क्या गवर्नमेंट है, होसूर, ये भी था तमिलनाडु का गवर्नमेंट है, आंध्र बॉर्डर, वो हमारा गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। उनको क्या बोल रहे हैं उनको? नहीं, पर यहाँ पर तो झगड़ा करना है ना, दोनों में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक इलेक्शन होता है उसके बाद झगड़ा करना ही उनका काम है।
और कुछ नहीं है। पर प्रमिला जी, महाराष्ट्र कर्नाटका में दोनों में बीजेपी की सरकार है, इलेक्शंस होने वाले हैं, आप देते हैं उनका, दोनों जगह बीजेपी सरकार है, चुनाव भी होने वाले हैं कर्नाटका में। बसवराज बोम्मई जो हैं, जैसा अभी हमारे साथ मौजूद पैनल पे किसी ने कहा कि बीजेपी यहाँ पर बहुत उत्साह नहीं है लोगों में इनको लेकर, और इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं कन्नड़ नेशनलिज्म को हवा देने के लिए। प्रमिला जी, कुछ भी नहीं, हमारा कन्नड़ लोग बहुत अच्छे हैं, उनको मालूम है बेलगांव हमारा है, ये सब हम छोड़ने को नहीं तैयार है, ये उनको मालूम है। बेलगांव उनका नहीं है, इसलिए वो क्यों झगड़ा कर रहे हैं, उनको मालूम है। बेलगांव हमारा तो झगड़ा तो यही है ना महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच, इसका फैसला कैसे होगा, इसका फैसला कैसे होगा? जयंत मायंकर, ये जो कहा संजय राउत ने, मैं उस पर आपसे समझना चाहती हूँ। जयंत मायंकर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो संजय राउत ने कहा कि शिवसेना दशकों पहले कर्नाटक के साथ पैदा हुए सीमा विवाद के बाद से लगातार इसका जवाब देती रही, और संजय राउत के ये शब्द है कि मुंह तोड़ जवाब देती रही, और इस समय जो बीजेपी सरकार है वो इसको ठीक से नहीं हैंडल कर रही है। जयंत जी, पहली बात तो ये तो मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार, जिसका मैं आपको जैसे बोला कि 35 साल से मैं सीमा विवाद का महाराष्ट्र सरकार, विभिन्न सरकारों से जवाब देख रहा हूं। कांग्रेस या बीच में मनोहर जोशी की सरकार थी, सभी सरकारों से मैं देख रहा हूं, लेकिन अभी जो इनका जवाब है वो ठीक से नहीं है, रादर इनका जवाब है ही नहीं। और जो मेरे मित्र महेश ने कहा वो बिल्कुल सही है, वो तो जाने वाले थे लेकिन गए नहीं। अब तो फिर तो वो तो निकले संजय राउत ने बोल दिया कि आप कायर हो। अब ये कायरता की जो बात है वो ऐसी है, पुरानी एक घटना है, जबकि छगन भुजबल उस वक्त शिवसेना में थे, तब वो अपने शिवसैनिकों के साथ वहां बेलगांव गए थे, वहां कुछ पथराव वगैरह हुआ था, जिनमें छगन भुजबल को कुछ चोटें वगैरह आई थी। तो उसका रेफरेंस देते हुए संजय राउत ने कहा कि देखो हमने क्या किया है, और आप सिर्फ दोनों जा भी नहीं सकते मंत्री होने के बावजूद। तो ये उनकी बात बिल्कुल सही है कि मंत्री होते हुए, उसमें से एक चंद्रकांत पाटिल जैसे जो करीब करीब मुख्यमंत्री के तौर हुद्दे के माने जाते हैं, वो और शंभूराज देसाई, ये दोनों जा भी नहीं सकते, और वो भी तब जा नहीं सकते। अब देखिए, मैं वो मैडम को बोलना चाहूंगा, चाहे बसें किसकी भी फूटे, आपकी फूटे या कर्नाटका की फूटे कि महाराष्ट्र की फूटे, उसमें नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि देश की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, और जिस एरिया में हो रहा है उस एरिया की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर महाराष्ट्र में इस प्रकार से पथराव हो रहा है तो मैं एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी मानूंगा, और ये पथराव अगर मुंबई के राज में हो रहा है तो पथराव उनकी जिम्मेदारी है। पथराव और तोड़फोड़ जहां हो रहा है उस इलाके में, उस जगह की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। क्या इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? एक ब्रेक के बाद। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का ये विवाद जो अब हिंसा की शक्ल भी ले रहा है, जो कहां तोड़फोड़ हो रही है, सवाल यही है कि बेलगावी या बेलगांव जो है वो किसका है, खास करके उसके कुछ इलाके जहां पर मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन इसमें अब सवाल उठा है कि क्या इसमें केंद्र को दखल देना चाहिए। ब्रिजेश कल्लप्पा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। ब्रिजेश जी, आप इसमें क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री के दखल देने की बात या मांग भी की गई है, दोनों जगह दोनों राज्य बीजेपी शासित हैं। बिल्कुल उनको करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी जो है इसमें जरूर जो है दखलंदाजी करना चाहिए, क्योंकि इंडिया दो इज अ फेडरल सेटअप, फिर भी इसमें यूनिटरी प्रिंसिपल्स भरा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 1, 2 and 3 आर क्लियरली एम्ड एट हैविंग अ यूनिटरी पॉलिसी इन टर्म्स, बिकॉज सेंट्रल जो है वो पार्लियामेंट कैन डिसाइड tomorrow upon the creation of a new state. Of course, it's necessary to ask the legislature what their opinion is. So therefore, the unitary principle जो है भरा हुआ है, तो इस वजह से 100% प्राइम मिनिस्टर हैज टू। यहाँ पे उद्धव ठाकरे की तरफ से और कहा गया कि भाई ये केंद्र सरकार का इसमें रोल होना चाहिए। अब ये जो हो रहा है यहाँ पे बसवराज बोम्मई जो कर रहे हैं, जैसा कि महाराष्ट्र का कहना है। आशुतोष जी, आपको इसमें क्या लगता है कि इसमें अब दखल अंदाजी की जरूरत है, कोर्ट में इसका हल हो सकता है? देखिए,
पहले तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कंट्री के जो एज ओल्ड प्रॉब्लम्स थे उसको रिजॉल्व किया है और हमने देखा है करते हुए। और ये जो प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है कि ये आज आ गया या जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई या नई गवर्नमेंट बनी तब से है, ये तो बहुत पुराना ओल्ड इश्यू है और मुझे लगता है ये भी रिजॉल्व होगा। और अभी ये चूंकि मामला 2004 में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सब्जुडाइज्ड है और ऐसे सिचुएशन पे मुझे लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूट्रल अप्रोच भी अगर लेके चल रहा है या चलता है तो भी कुछ गलत नहीं होगा। और दोनों स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपस में बैठें, हाथ मिलाएं और ये जो पुराना एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोई इसको नतीजे पे इसको पहुंचाएं। जी जयंत जी, आप भी मानते हैं ये बात कि केंद्र सरकार को इस पे न्यूट्रल ही रहना चाहिए या इस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है अभी, क्या आप देख रहे हैं अब आगे? नगमा, मैं आपको एक थोड़ा सा 10 साल पुरानी एक बात, 10-15 साल पुरानी एक बात बता देता हूँ, या थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मैं अभी वो रामदास आठवले जो है बहुत कम है जयंत जी, जल्दी से जी जल्दी ये है कि एक बात ऐसी है कि ये ना महाराष्ट्र को मिले ना कर्नाटका को मिले और इसको गोवा में डाल के विशाल गोमांतक नाम का एक स्टेट तैयार किया जाए, ऐसा प्रपोजल बीच में रामदास आठवले जी ने दिया था। अब मुझे जो जिस प्रकार से ये बीजेपी काम कर रही है, मुझे लगता है कि कुछ इसको भी ना मिले उसको भी ना मिले और अपना उल्लू सीधा रहे, इस प्रकार का भी काम ये बीजेपी कर सकती है। दिस इज व्हाट आई मीन, ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है जी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहीं ऐसा ना कुछ हो कि ना इसको मिले ना उसको मिले और एक नई चीज जो है वो खड़ी हो जाए, सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।